पाइथन इंटरमीडिएट कोर्स के एक और वीडियो में आप सबका वेलकम करता हूं। पिछली बार हमने क्लासेस के बारे में बात की थी। हमने देखा था जो क्लासेस होते हैं वो टेम्पलेट की तरह होते हैं, एक ब्लूप्रिंट की तरह होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई हाउस बनाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास हाउस का ब्लूप्रिंट हो, तो अगर आप 10-15 हाउस बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। यानी मिसाल के तौर पर कुछ बातें जो है वो हर किसी हाउस के लिए ट्रू होगी। जैसे हर किसी हाउस की फाउंडेशन होती है, हर किसी हाउस की वॉल्स होती है, हर किसी हाउस की डोर्स होती है, उसकी खिड़कियाँ होती है, उसके दरवाजे होते हैं। तो ये बात जो है हर किसी हाउस के लिए ट्रू होगी। तो ये जो हमारा क्लास होता है, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यानी अगर आपके पास क्लास हाउस है तो जितने भी मकान आप बनाएंगे वो सारे उस क्लास के हिस्से होंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं हाउस 1 के नाम से। लाइन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि हाउस 1 नामी मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। और ऑब्जेक्ट को किस तरह से क्रिएट करते हैं इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, कि पहले हम वेरिएबल लिखते हैं, अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और उसको बराबर कर देते हैं क्लास के नाम से, और पैरेंथेसिस लगा देते हैं आगे और पीछे। अच्छा जी, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो हाउस 1 का कलर लिखा है। इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले वीडियो के अंदर कि ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने बात की थी कि एट्रीब्यूट जो होती है वो क्वालिटीज़ होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसे हाउस 1 का कलर मैंने मेंशन किया है, हाउस 1 का मैंने साइज़ मेंशन किया है, हाउस 1 के कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियाँ हैं, ये सब मैंने मेंशन कर दिया है। तो एट्रीब्यूट्स को किस तरह से मेंशन करते हैं कि पहले आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, उसके बाद आप जो है डॉट लगाकर जो है वो एट्रीब्यूट लिखते हैं और उसको असाइन कर देते हैं किसी वैल्यू के। तो यहाँ पर मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। आप देख सकते हैं हाउस 2 जो है ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और हाउस 1 भी हमारा जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। लाइन नंबर 5 लाइन नंबर 3 के अंदर मैंने इसको क्रिएट कर दिया है हाउस 1 को। और आप देख सकते हैं कि हाउस 2 के एट्रीब्यूट्स हम फिर लिख रहे हैं लाइन नंबर 12 से लेकर लाइन नंबर 14 तक। तो ये हमारा पिछला रिवीजन हो गया। और हमने देखा था कि क्लास वेरिएबल को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। लाइन नंबर 10 में लाइन नंबर 9 में हमने इसको क्लास नेम से एक्सेस किया है, और लाइन नंबर 10 में हमने इसको ऑब्जेक्ट नेम से भी जो है वो एक्सेस किया है। तो अगर आप इस इंफॉर्मेशन को और डिटेल से देखना चाहते हैं तो पिछला वीडियो हमारा अवेलेबल है। मैं फिर से 20-30 मिनट इस वीडियो के अंदर भी ज़ाया नहीं करूँगा और आपको फिर से पुरानी चीज़ें पढ़ाने बिठाऊँगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मुश्किल क्या है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बहुत अपना जो है ना वो दिमाग इस्तेमाल करें। अब जो हमने क्लास इस्तेमाल किया, क्लास क्रिएट किया हाउस के नाम से, इसके अंदर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है वो तो 2 ही है। जैसे लाइन नंबर 3 में मैंने हाउस 1 बनाया और लाइन नंबर 11 में मैंने हाउस 2 बनाया। अब ये 2 ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट किए हैं। तो मान लीजिए अगर मुझे 100 हाउस क्रिएट करने होंगे तो 100 हाउसेस के जो एट्रीब्यूट्स है उन्हें अलग अलग से लिखने पड़ेंगे। मान लीजिए मेरे पास हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, इसी तरह से 100 हाउस है। तो क्या मैं 100 हाउसेस के एट्रीब्यूट्स अलग अलग से मेंशन करूंगा? जैसे हाउस 1 के यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट मेंशन कर रहा हूँ कि हाउस 1 का कलर येलो है, हाउस 1 का साइज़ इतना है, हाउस 1 के इतने डोर्स है, हाउस 1 के इतने विंडोज़ है। उसके बाद मैं हाउस 2 का कलर लिख रहा हूँ, लाइन नंबर 12 से लेकर 14 तक कुछ एट्रीब्यूट्स लिख रहा हूँ, कलर लिख रहा हूँ, डोर्स लिख रहा हूँ, विंडोज़ लिख रहा हूँ। तो मान लीजिए अब मेरे पास 2 हाउस नहीं होते, मेरे पास 100 हाउस होते, तो क्या आपको लगता है कि ये जो है ना ये कुछ मुश्किल नहीं हो रहा है? यानी जितने हमारे ऑब्जेक्ट्स बढ़ रहे हैं उतने हमें एट्रीब्यूट जो है वो अलग अलग से मेंशन करने पड़ रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम आपको दिखी होगी। आप बात को समझ रहे हैं? तो ये एक सबसे मोटी प्रॉब्लम है जो हर किसी को दिखेगी, जिसको बेसिक भी समझ आ गया कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसको ये प्रॉब्लम सीधे समझ आएगी कि ये एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या हो किया कि पाइथन के डेवलपर्स ने इंट्रोड्यूस किया इनिट फंक्शन को। अब पाइथन के अंदर ये इनिट फंक्शन क्या है? तो पाइथन के अंदर ये जो इनिट फंक्शन है ये सबसे पहले आप जान लीजिए कि एक बिल्ट इन फंक्शन है। यानी इसको पाइथन के डेवलपर ने खुद ही बनाया है इनिट फंक्शन को। और ये जो इनिट फंक्शन है आप देख सकते हैं इसके आगे भी 2 अंडरस्कोर है और पीछे भी 2 अंडरस्कोर है, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज है, और ये फंक्शन है। अब अगर आपने हमारा नॉन प्रोग्रामर कोर्स देखा है तो फंक्शन को हमने पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो चलिए फिर थोड़ा बहुत रिवाइज कर देते हैं, आपको याद दिलाते कि फ़ंक्शन क्या होता है। तो पाइथन फंक्शन को जब हम देखते हैं कि फ़ंक्शन क्या होती है पाइथन के अंदर, तो फंक्शन जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ये कोई भी कोड होता है और ये तभी रन होगा जब आप इसको कॉल करेंगे। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक फ़ंक्शन बनाई है डिवीजन के नाम से।
तो मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ डिवीज़न के नाम से एक फंक्शन में लिख रहा हूँ। तो किस तरह से हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, चलिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। पहले हम डेफ लिखते हैं, उसके बाद हम फंक्शन का नाम मेंशन करते हैं। मान लीजिए मुझे एक फंक्शन लिखनी है मल्टीप्लिकेशन के नाम से, और ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन क्या करेगी, ये दो वैल्यू लेगी जो भी इसको कॉल करेगा, num1 और num2 लेगी। और क्या मैं इसको कह रहा हूँ कि उसको जो है वो प्रिंट कर दो num1 इंटू num2 कर दो, इन दो को आपस में प्रिंट कर देना। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कोई एरर नहीं थ्रो कर रही है, मगर ये रन भी नहीं हो रही है, क्योंकि रन कैसे फंक्शन होती है, शाबाश, फंक्शन का नाम मेंशन करना होता है, और अगर पैरामीटर्स हो तो आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स हमें देने, num1 और num2। अगर मैं नहीं दूँ तो जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये एरर थ्रो करेगा कि मल्टीप्लिकेशन में जो है दो रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आपको चाहिए, num1 और num2 आपको देना पड़ेगा। अब वो num1 और num2 क्या होगा, वो कोई नंबर होंगे, जाहिर सी बात है कि मल्टीप्लाई हम नंबर्स को ही करेंगे। तो यहाँ पर 4,5 यानी 4 × 5 मैं करना चाहता हूँ। तो क्या ये 4 × 5 करके देगा? जी हाँ, बिल्कुल करके देगा। num1 × num2 हमने क्या है तो इसने 20 दिखा दिया। तो ये हमारी फंक्शन है, हमने खुद ही फंक्शन को डिफाइन कर दिया। मगर इसके बारे में आप देख लीजिए कि ये जो इनिट फंक्शन है, ये आपकी एक ऐसी फंक्शन है जो कि बिल्ट इन है, तो इसको आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने क्लास क्रिएट किया हाउस के नाम से, इसके बाद हमने क्लास वेरिएबल मेंशन किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, और फिर हमने ऑब्जेक्ट्स के जो है वो एट्रीब्यूट्स लिखे वगैरह, ये सब तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर आज हम एक नया क्लास बनाते हैं, और क्लास हम क्या बनाएंगे, क्लास हम बनाएंगे, चलिए फ्रूट का क्लास बना देते हैं, फ्रूट नामी क्लास बना देते हैं। और इस फ्रूट नामी क्लास के अंदर क्या होगा कि इस फ्रूट नामी क्लास के अंदर जो है हम करेंगे इस्तेमाल इस इनिट फंक्शन का। अब देखिए, इनिट फंक्शन का इस्तेमाल, इनिशियलाइजेशन फंक्शन इसको कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि लाइन नंबर 2 में मैंने क्या लिखा। मगर आपका पूरा फोकस यहाँ पर अब होना चाहिए लाइन नंबर 2 के ऊपर, कि ये लाइन नंबर 2 कह क्या रही है। अब देखिए, गौर से सुनिए, ये जो लाइन नंबर 2 है, इसके अंदर सबसे पहले मैंने डेफ लिखा। अब ये डेफ क्या होता है, अब ये मैंने आपको दिखाया कि डेफ हम कब लिखते हैं, कि जब हम अपनी फंक्शन को ही बनाते हैं। पहले हम डेफ लिखते हैं, उसके बाद हम उस फंक्शन का नाम लिख देते हैं। जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन लिखा फंक्शन के नेम। और अगर कोई वैल्यू हमें उस फंक्शन को देना हो, क्योंकि फंक्शन को वैल्यू हम किस तरह से देते हैं, पैरामीटर्स के थ्रू, तो हम यहाँ पर पैरामीटर 2 मेंशन किए, या एक अगर देना होता तो एक ही मेंशन कर देते उस पैरामीटर को। आपको बात आ रही है समझ? तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने डेफ लिखा और यहाँ पर हमने इनिट लिख दिया। यानी यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं एक बिल्ट इन फंक्शन, इनिशियलाइजेशन फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, और उसके बाद जो हमारा पैरामीटर है वो सेल्फ है। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ तक कि कुछ लोग जो है वो ये कह रहे होंगे कि हम पाइथन को पढ़ना ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है कि पहले डेफ लिखो, और डेफ जो होता है उससे तो हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं, मगर उसके बाद आप कह रहे हैं कि इनिट जो है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो अगर ये बिल्ट इन फंक्शन है तो हमें इसको डिफाइन करने की ज़रूरत क्या है? तो डिफाइन आपको इस फंक्शन को नहीं करना है, बल्कि ये फंक्शन करेगी क्या, यानी इस फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो ये क्या करेगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस फंक्शन को आपको कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब वो हम आगे चलकर देखेंगे, हो सकता है आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाए इन बातों से। तो उसके बाद आप देखेंगे कि पैरामीटर यहाँ पर सेल्फ है। अब आप कह रहे होंगे भाई पैरामीटर तो हम दे रहे थे, पैरामीटर तो हम नेम देते, कभी कभी जो है वो नंबर देते, मगर ये सेल्फ क्या होता है? तो अभी ऐसे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो थोड़ा बहुत सब्र रखिए और हमारे साथ जो है वो बने रहिए। तो यहाँ पर जो है डेफ, उसके बाद मैंने इनिट लिख दिया, और उसके बाद मैंने सेल्फ लिख दिया पैरामीटर में, उसके बाद कोलन लगाया और इंडेंट हो गई नेक्स्ट लाइन। तो अब ये इस इनिशियलाइजेशन फंक्शन का हिस्सा हो गया जो भी हम लिखेंगे। तो चलिए मैं लिख देता हूँ प्रिंट, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ आसानी के लिए आई एम ए फ्रूट, कि मैं एक फ्रूट हूँ, ठीक है। अब इसको रन कर देते हैं, देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं है हमारे कोड में। तो जब हमने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं कि कोई भी एरर यहाँ पर ये थ्रो नहीं कर रहा है, यानी हमारा जो सिंटैक्स वगैरह है वो अभी तक तो ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाएं फ्रूट क्लास का। अब फ्रूट आपका कौन सा फेवरेट है? मान लीजिए आपका जो है वो एप्पल फेवरेट होगा, तो चलिए एप्पल बना देते हैं एक ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट का नाम मेंशन करो उसको, और उसको असाइन कर दो, किसके बराबर असाइन कर दो, क्लास नेम के बराबर।
और पैरेंथेसिस को इस तरह से लगा दो, तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो अब ये जो एप्पल है ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसको हम रन करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आई एम ए फ्रूट है ये तो प्रिंट हो रहा है, मगर ये तो प्रिंट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, फिर से जाइए इस एग्जांपल में, कि यहाँ पर अगर मैं इसको हटा दूँ, इस फंक्शन को मैं कॉल ना करूँ, इसको मैं खाली इस फंक्शन को रन करूँ, हालांकि फंक्शन तो हमारी डिफाइंड है, मगर ये रन नहीं होगी जब तक इसको कॉल नहीं किया जाएगा। तो रन ये कब होगी? जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, यानी उसको मेंशन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 2 × 3 करूँगा, 2,3 लिखूँगा, तो ये 2,3 को जो है वो इंटू कर देगा और 6 आंसर दिखा देगा। मगर यहाँ पर ये जो इनिट है इसको आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और यही बात जो है W3 स्कूल वाला भी कह रहा है, वो कह रहा है कि ऑल क्लासेज हैव अ फंक्शन कॉल्ड इनिट विच इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्लास इज बीइंग इनिशिएटेड। तो जब भी आपका क्लास जो है वो इनिशिएट होगा तो ये जो इनिट है ये हमेशा एग्जीक्यूट होगी। तो सबसे पहली बात, इतना तो आपको समझ आया होगा कि जो इनिट हमारी फंक्शन है इसको हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो सेल्फ है, ये जो पैरामीटर सेल्फ है, ये क्या है? इसको फिलहाल आप जो है 2 मिनट के लिए भूल जाइए। फिलहाल आप इतना जो है, इतना तो आपको समझ आया होगा कि ये जो इनिशियलाइजेशन फंक्शन है इसको आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। एक और मिसाल आपको देता हूँ। मान लीजिए हम एक और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं स्ट्रॉबेरी के नाम से। अब देखिए स्ट्रॉबेरी हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो चलिए इसको रन कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 2 बार अब रन हो गया, यानी स्ट्रॉबेरी के लिए अलग से रन हुआ और एप्पल के लिए अलग से रन हुआ। यानी जितने जितने आप ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्रिएट करते जाएंगे, ये जो इनिशियलाइजेशन फंक्शन है, जितनी बार आप कोई ऑब्जेक्ट इनिशिएट करेंगे तो ये खुद ब खुद जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ये इनिशियलाइजेशन जो भी इनिशियलाइजेशन के अंदर होगा। देखिए मिसाल के तौर पर मैं और 2 फ्रूट्स यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ऑरेंज को ऐड कर देता हूँ और इसी तरह से मैं जो है वो पियर को ऐड कर देता हूँ। तो देखिए अब हम इसको रन करेंगे तो आप देखिए कि इसको ये इन ऑब्जेक्ट्स के लिए देखिए 4 बार एग्जीक्यूट हुआ। हमारी इनिशियलाइजेशन फंक्शन जो है 4 बार कॉल हो गई, हालांकि हमने इसे कॉल नहीं किया। तो यहाँ पर इतना तो आपको अभी तक समझ आया होगा कि इनिशियलाइजेशन जो फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है जब भी हम क्लास को इनिशियलाइज करते हैं। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे उतनी बार ये हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए खुद ब खुद इनिशियलाइज होगी। अब किसी के जहन में ये शक होगा कि जब हम मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट लिखेंगे, जैसे ऑरेंज डॉट कलर लिखूंगा मैं कि ऑरेंज का कलर क्या है। तो मान लीजिए मेरे पास ग्रीन रंग का संतरा है, तो मैंने इसका एट्रीब्यूट लिख दिया ऑरेंज डॉट कलर इक्वल टू ग्रीन। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो अब ये देखिए ये 4 ऑब्जेक्ट थे तो 4 ही बार ये रन हुआ। इसके लिए ये रन नहीं होगा। आपको ये कहेगा कि जब हम एट्रीब्यूट को मेंशन करेंगे क्या ये उस वक्त भी रन होगा? नहीं होगा। ये खाली ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते वक्त जो है वो एग्जीक्यूट होगी। हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए ये जो इनिशियलाइजेशन फंक्शन है ये हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए अलग है। आपको बात आ रही है समझ? इसलिए जो सेल्फ है ना, ये सेल्फ यहाँ पर क्या है, मैं नहीं उम्मीद करता कि आपको समझ आया होगा, मगर अगर आप गौर से इसको करेंगे और आप कोडिंग करेंगे साथ साथ वीडियो देखते देखते तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो सेल्फ पैरामीटर क्या है? ये है रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। करंट इंस्टेंस क्या होता है? इंस्टेंस होता है ना ऑब्जेक्ट ही। ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस जो है ये असल में इंटरचेंजेबल वर्ड्स है एक ही चीज़ के लिए। आप इंस्टेंस भी ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं। तो ये जो सेल्फ पैरामीटर है ये रेफरेंस होता है टू द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अब आप कह रहे होंगे इसका क्या मतलब है? यानी ये जो सेल्फ है, ये जो इनिट फंक्शन है, ये हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए रन हो रही है। यानी यहाँ पर जो ये पैरामीटर है, मैं कोई पैरामीटर यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप कह रहे होंगे ना कि सेल्फ तो पैरामीटर होता है। जैसे यहाँ पर जाइए, फिर से जाइए इस फंक्शन के अंदर, वहाँ पर जब हमने डिफाइन किया था मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को तो हमने यहाँ पर 2 पैरामीटर दिए थे, num1 और num2 दिया था। और जब हम इसको कॉल करेंगे मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को और 2 मिनट के लिए मान लीजिए मैं इनको पैरामीटर नहीं दूंगा, मैं पैरामीटर के बगैर इसको रन करूँगा, तो ये एरर थ्रो करेगा। ये कहेगा कि आपके जो 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट थे वो आपने नहीं दिए, num1 और num2 नहीं दिया। तो वहाँ पर मैं फिर num1 और num2 को दूंगा, जैसे 3 और 4 में दूंगा। तो उसके बाद ये फंक्शन जो है रन हो जाएगी। मगर वहाँ पर क्या कह रहा है इनिट फंक्शन? आपको कह रहा है कि आप पैरामीटर जो है वो सेल्फ दे दो। तो वो सेल्फ है क्या? आपने तो कोई यहाँ पर नहीं दिया। आपकी तो फंक्शन रन भी हो रही है विदाउट गिविंग एनी पैरामीटर। तो थोड़ा बहुत तो यार अकल इस्तेमाल करो। पैरामीटर के देने के बगैर कोई फंक्शन क्यों रन हो रही है? यानी इसका मतलब ये है कि पैरामीटर हमें देने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वही पैरामीटर होता है। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो फिर से समझाता हूँ।
इसको मिटा देता हूँ मैं फिर से। अब देखो इसको रन करो, देखो यहाँ तक कुछ भी नहीं हो रहा। बात आ रही है समझ? अब देखो अगर मैं इसका फंक्शन का नाम लिखूं, जिस तरह से हम फंक्शन को आमतौर पे कॉल करते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर इसको सेल्फ लिखूं, तो इसके बाद में इसको जो है वो रन कर दूं, तो देखिए यहाँ पर ये क्या कहेगा, नेम एरर, नेम इनिट इज़ नॉट डिफाइंड। जो इनिट है वो डिफाइंड नहीं है। हालांकि हमने लिखा है इसको कि इनिट के अंदर क्या कर देना, प्रिंट कर देना आई एम ए फ्रूट। आपको बता रही है समझ? यानी कि ये इनिशलाइज कब होती है, ये इनिशलाइज कॉल करने से नहीं होती है, वरना तो इसको ऐसे ही इनिशलाइज होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन का नाम भी मैं लिख रहा हूँ और मैं पैरामीटर भी लिख रहा हूँ। आपको बता रही है समझ? अब कोई कहेगा कि नहीं पैरामीटर कोई दूसरा दे दो, चलो चलो मैं ऑरेंज दे देता हूँ पैरामीटर, क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर भी एरर शो करेगा। आपको बात आ रही है समझ? क्योंकि इसमें क्या है कि आप फिर से इसको पढ़िए, गौर से पढ़िए कि ऑल क्लासेस हैव अ फंक्शन कॉल्ड इनिट विच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्लास इज बीइंग इनिशिएटेड। इस क्लास को इनिशिएट करना पड़ेगा, और क्लास को इनिशिएट मैं कैसे करूंगा, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके। जैसे मान लीजिए मैंने एप्पल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, अब देखिए एप्पल को मैंने रख दिया फ्रूट के बराबर, तो जब मैं इसको रन कर रहा हूं तो आप देख लीजिए कि ये खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो गई। तो ये जो फ्रूट है ना, ये तो हमारा क्लास है, यानी ये तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास का नेम मेंशन कर दिया पैरेंथेसिस के साथ। तो ये जो एप्पल है ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या ये सेल्फ क्या है यहाँ पर, ये सेल्फ क्या है, ये सेल्फ यहाँ पर खुद ऑब्जेक्ट बन गया जो इसने यहाँ पर लिखा है। देखिए द सेल्फ पैरामीटर इज रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो ये ऑब्जेक्ट ही खुद सेल्फ बन रहा है, ये खुद इसके अंदर जा रहा है। इसलिए जो एप्पल है, एप्पल के लिए ये रन हो रहा है कि आई एम ए फ्रूट। अब जब मैं इसमें कोई और, जैसे मैं ऑरेंज एक और ऑब्जेक्ट डालूंगा और इसको भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस क्लास का, तो आप देख लीजिए अब ये दूसरी बार रन होगा, यानी ऑरेंज के लिए सेपरेटली रन होगा, क्योंकि इस बार इसमें क्या चला जाएगा, सेल्फ की जगह यहाँ पर ऑरेंज चला जाएगा। आपको बात आ रही है समझ? मगर इसका मैंने अभी कोई आपको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दी है, तो मैंने आपको WC स्कूल से पढ़कर बताया और अपने एक्सपीरियंस से ये बातें बता रहा हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा होगा। क्योंकि हमने तो देखा कि जब हमने फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया, फंक्शन को मेंशन किया, तो उस तरह से तो हम इसको कॉल नहीं कर सकते जिस तरह हमने इसको कॉल किया कि यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम मेंशन कर दिया और उसके पैरामीटर दे दिए। बल्कि यहाँ पर हमें खाली जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो इनिशियलाइज हो रहा है, ये खुद ही डाल रहा है सेल्फ के अंदर, इसको डाल रहा है ऑब्जेक्ट को। आपको बात आ रही है समझ? अच्छा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का एक और तरीका है। अब देखिए दूसरा तरीका मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप चौंकेगा नहीं। अगर मैं ऑब्जेक्ट के नेम मेंशन करने के बगैर ही जो है वो इस तरह से मैं क्लास के नामों को लिखता जाऊं, तो आप देखेंगे कि फिर भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पर अलग अलग जो है वो क्रिएट हो गए। यानी अगर मैं यहाँ पर इसको 5 बार लिखूं तो ये 5 बार जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो अलग अलग क्रिएट होंगे। मगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है वो हम इनको असाइन करें किसी वेरिएबल के अंदर, जिसको हम पहचान सके कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। वरना अगर आप इसी तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते करते जाएंगे तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर एप्पल रख देते हैं ऑब्जेक्ट आपका, और इसी तरह से हम यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑरेंज के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर इतना तो क्लियर हो गया कि इनिशियलाइज फंक्शन एक तो खुद ही एग्जीक्यूट होगी जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, जब भी क्लास को इनिशियलाइज किया जाएगा। और ये जो सेल्फ है ये रेफ़र कर रहा है टू द ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर जब हम एप्पल की बात करें तो उस टाइम पे सेल्फ एप्पल बन रहा है, जब हम ऑरेंज ऑब्जेक्ट की बात करें तो उस टाइम पे ऑरेंज बन रहा है, क्योंकि जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो देखिए दोनों के लिए सेपरेटली रन होगा। अब देखिए इसको आपको आगे चलकर ये आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ से ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेट, आपको ज़्यादा फील देना चाहता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा रैंडम को। रैंडम हमारी एक मॉड्यूल होती है
और ये मॉड्यूल क्या होती है इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं अपने पिछले कोर्स के अंदर। अगर आपने नहीं की तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो आपकी मॉड्यूल होती है इसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं जो आप अपने एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए, आप खुद भी मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं और आपके जो है वो पाइथन के अंदर कुछ इनबिल्ट मॉड्यूल भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है अपनी ड्राइव के अंदर मॉड्यूल के नाम से। इसको मैं खोल देता हूँ पाइचार्म की से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो पाइचार्म है ये ओपन हो चुका है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये इंटरप्रेटर हम अपना ही रखेंगे जो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो है एक कोड लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसी कोड को। देखिए, मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है ग्रीटिंग फंक्शन, एक ग्रीटिंग नामी फंक्शन को, और इसके अंदर मैं एक पैरामीटर दूंगा नेम के, एक नाम दूंगा, एक पैरामीटर दूंगा। मगर यहाँ पर मैं इस तरह से इसको प्रिंट नहीं कराना चाहता। ये मैंने W3 स्कूल्स की एग्जांपल ली है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से प्रिंट हो, हेलो। मगर हम यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर जो है वो नेम उसके अंदर जाए और इसको हम सेव कर देते हैं, सेव एज। इसका हम नाम रख देते हैं माई मॉड्यूल। तो ठीक है, ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया माई मॉड्यूल। इसी तरह से हम फिर से यहाँ पर जाएंगे main.py में, क्योंकि माई मॉड्यूल देखिए एक अलग अब ये सेव हो गया है, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर से यहाँ पर जाइए, क्योंकि ये हमारा फ़ोल्डर हमने बनाया, पहले मॉड्यूल नाम का फ़ोल्डर बनाया कहीं पर भी अपनी ड्राइव में, और उसी फोल्डर के अंदर ये दोनों होने चाहिए, वरना आपकी जो मॉड्यूल है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि हम एक यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल बना रहे हैं। तो इस बात का आपको जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि हम इसको पेस्ट कर देंगे फिर से जो हमने यहाँ पर लाया। बस हम अपना नाम यहाँ पर बदलाएंगे और मैं अभी आपको समझाऊंगा कि हमने क्या किया। देखिए, माई मॉड्यूल कहाँ पर हमने सेव किया, इसी फोल्डर में हमारा माई मॉड्यूल डॉट py है। अब जो हमारा नया प्रोग्राम हम बना रहे हैं पाइथन के अंदर, उसमें हम माई मॉड्यूल को फिर से डिफाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको हमने सेव कर दिया इसी फोल्डर के अंदर। क्योंकि जो हमारी ग्रीटिंग फंक्शन है वो हमने डिफाइन कर दिया ऑलरेडी कि उसके अंदर क्या होगा कि जो भी लिखा जाएगा, जो भी नेम दिया जाएगा ग्रीटिंग के बाद, तो उसमें जो है वो उसको हेलो कर देगा, उसके साथ प्रिंट कर देगा। जैसे इंपोर्ट माई मॉड्यूल अब मैं करूँगा, अब मैं फिर से माई मॉड्यूल को डिफाइन नहीं करूँगा, और ये जो ग्रीटिंग फंक्शन है उसके अंदर मैं ये कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखिए इसमें मेरा नाम जो है वो कर दिया है हेलो, मेरा नाम यहाँ पर लिख दिया है। और डिफाइन हमने इसको कहाँ किया है, यहाँ पर ग्रीटिंग को। आपको आ रही है बात समझ? तो यहाँ पर नाम क्या हमने हमारा फाइल का रखा, माई मॉड्यूल रखा, तो उसी को फाइल को ही इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट माई मॉड्यूल। मगर एक ही फोल्डर में आप ये करेंगे तो इसको कहते हैं यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल, जो यूज़र ने खुद बनाई मॉड्यूल। अब फंक्शन, अब पाइथन के अंदर क्या होगा कि पाइथन के अंदर आप जो है आपको वो इनबिल्ट मॉड्यूल्स भी मिल जाएगी। अब देखिए, इनबिल्ट जो हमारी मॉड्यूल्स है उसमें एक मॉड्यूल है रैंडम मॉड्यूल, ये हमारी एक इनबिल्ट मॉडल है, मॉड्यूल है। तो इनबिल्ट मॉड्यूल का क्या फ़ायदा होता है कि ये पाइथन के अंदर इनबिल्ट होती है, यानी आप इनको डिफाइन नहीं करते। जिस तरह अभी हमने माई मॉड्यूल बनाई, उसके अंदर हमने ग्रीटिंग लिखा, तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये पाइथन की इनबिल्ट मॉड्यूल है जो कि आप रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फंक्शन हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर वो है रैंड इंट। और ये रैंड इंट मेथड क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा रैंडम नंबर, जितनी भी आप रेंज देंगे। यानी जिस तरह से मिसाल के तौर पर जो हमारा प्रोग्राम है इसके अंदर जब हमने रैंडम को इंपोर्ट किया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम रैंडम डॉट रैंड इंट में रेंज देंगे, जैसे 1 से लेकर 10 नंबर तक मैं कहूँगा कि इसको जो है वो रैंडम नंबर जनरेट करते जाओ। अब देखिए, यहाँ पर कोई कुछ भी आपको शो नहीं होगा, क्योंकि इसको अभी हमने जो है वो प्रिंट नहीं कराया। तो प्रिंट हम कैसे कराते हैं, प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस लगाकर उस चीज़ को रख देते हैं पैरेंथेसिस में जिसको भी प्रिंट कराना होगा। तो यहाँ पर हम इसको कह रहे हैं कि प्रिंट करो रैंडम डॉट रैंडम को। तो आप देखिए कि इसने जो है वो रैंडम नंबर प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया है 1 से लेकर 10 तक। आप चाहे तो 1 से लेकर 100 तक भी इसको कह सकते हैं। रेंज आप देंगे वो आप तक है, आप क्या रेंज देंगे, या आप चाहे तो 10 से लेकर 100 तक इसको कह सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये तो हो गया मॉड्यूल का कि किस तरह से रैंडम नंबर को आप जनरेट करेंगे। मगर हमें यहाँ पर क्या सीखना है आज कि इनिशियलाइजेशन फंक्शन और सेल्फ पैरामीटर का इस्तेमाल करके हम किस तरह से जो है अपनी ज़िंदगी को क्लासेस के अंदर जो है वो रेपिटेशन को अवॉइड कर सकते हैं।
जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था कि जब हमने क्लास क्रिएट था हाउस के नाम से क्रिएट, तो उसमें हमें जो है हर किसी ऑब्जेक्ट के अलग अलग से एट्रीब्यूट लिखने पड़ रहे हैं, जो कि बड़ा लेंथी हो रहा है। तो इसको टैकल करने के लिए इतनी सारी कहानी आपको बतानी पड़ी। फिलहाल मॉड्यूल जो है आपको समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पर मैं रेंज फिर से ला देता हूँ 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि मुझे उतने ही नंबर चाहिए। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कहाँ तक जनरेट करवाओगे। अब देखो यहाँ पर एक बात पर गौर करो। यहाँ पर ये जो इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर ही हमने इस रैंडम को भी रख दिया है। तो जितनी बार मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिखूँगा, जैसे अगर मेरा यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट होता, खाली एप्पल नाम ही होता, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये जो है वो एक ही बार ये रन हो रही है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो वो ही इसको कॉल कर रहा है, खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो रही है। पहले आई में फ्रूट प्रिंट हो रहा है, उसके बाद रैंडम नंबर प्रिंट हो रहा है 1 से लेकर 10 तक। और आप देखिए कि ये 1 से लेकर 10 तक जो है वो मुख्तलिफ नंबर जो है वो प्रिंट हो रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम एक और ऑब्जेक्ट इसमें लगा देंगे स्ट्रॉबेरी के नाम से। तो स्ट्रॉबेरी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे जब हम, तो चूँकि हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया है, तो आपको पता है कि जो इनिशियलाइजेशन फंक्शन है अभी दोनों के लिए एग्जीक्यूट होगी। एप्पल के लिए भी अलग से एग्जीक्यूट होगी और स्ट्रॉबेरी के लिए भी अलग से एग्जीक्यूट हो रही है, और रैंडम नंबर जो है वो हर किसी के लिए अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने रैंडम मॉड्यूल, मैंने क्यों आपको मॉड्यूल समझाया, हालांकि मैंने तो नॉन प्रोग्राम में आपको मॉड्यूल पढ़ा रखा है, मैंने तो आपको वहाँ पर रैंडम नंबर भी जनरेट करने का प्रोजेक्ट करा रखा है। तो मुझे क्या चट्टी थी आपको ये सब इस टाइम पे फिर से बताने की। भाई समझो, इसके पीछे एक लॉजिक है। इसके पीछे ये लॉजिक है कि देखो यहाँ पर जब इसने एप्पल जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसने 1 नंबर प्रिंट किया, मगर जब स्ट्रॉबेरी को ये कर रहा है तो स्ट्रॉबेरी के साथ ही 10 नंबर प्रिंट कर रहा है, यानी नंबर से अलग अलग कर रहा है प्रिंट। यानी जब ये रैंडम जो फंक्शन है वो इसके लिए रन हो रही है, स्ट्रॉबेरी के लिए, तब ये अलग से रन हो रही है, और ये जो एप्पल है ये अलग है। तो अभी आपको फील आ रही होगी कि ये जो सेल्फ है, ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ये जो सेल्फ यहाँ पर जा रहा है, जब ये ऑब्जेक्ट इस सेल्फ के अंदर जाता है एज पैरामीटर, तो ये जो इनिशियलाइजेशन फंक्शन होती है ये हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूनिकली रन होती है, या हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग से रन होती है। इतना आपको जो है वो रैंडम नंबर जनरेट करने से समझ आया होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हर बार जो है वो सेम नंबर आता। मैं ये नहीं कहता कि हर बार सेम नंबर नहीं आएगा, यानी कभी कभी हो सकता है, जिस तरह अभी 9 और 6 आया था दोनों के लिए, मगर ज़्यादातर क्या होगा कि ज़्यादातर जो है वो सेम नंबर्स नहीं आएंगे। देखिए अभी भी सेम नंबर आ गया, मगर क्या इसका ये मतलब है कि ये यूनिक नहीं है? देखिए अभी भी सेम नंबर आ गया, मगर ये फिर भी यूनिक है। देखिए ये अलग अलग नंबर भी प्रिंट कर रहा है, और ज़्यादातर अलग अलग नंबर ही प्रिंट कर रहा है। यानी जब एप्पल के लिए रन हो रहा है तो उस टाइम पे सेल्फ जो है वो सेल्फ की जगह यहाँ पर एप्पल जा रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है, और उसके लिए आई में फ्रूट अलग से प्रिंट हो रहा है, और ये रैंडम नंबर ही अलग से प्रिंट हो रहा है, यानी ये यूनिकली प्रिंट हो रहा है। तो इतना तो आपको समझ आ गया कि इनिशियलाइजेशन जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है, उसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं शॉर्ट में। और जो आपका सेल्फ पैरामीटर है वो आपका करंट ऑब्जेक्ट होता है, वो रेफ़र होता है टू द करंट ऑब्जेक्ट। जिस तरह से आपको ये W3 स्कूल्स की वेबसाइट भी बता रही है कि ऑल क्लासेज हैव ए फंक्शन कॉल्ड इनिट फंक्शन, और ये जो आपका सेल्फ पैरामीटर है ये क्या आपका होता है कि ये सेल्फ पैरामीटर जो है ये रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास होती है, जो आपका करंट ऑब्जेक्ट होता है क्लास का। यानी हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए ये अलग होता है सेल्फ। यानी जब फ्रूट के एप्पल के बारे में बात करेंगे तो एप्पल के लिए अलग से रन होगा, इसके अंदर जाएगा। आपको बात आ रही है समझ? तो ये बात आपको अब ज़्यादा समझ आएगी। किस तरह से समझ आएगी मैं आपको समझाता हूँ, ये किस तरह से आपको ज़्यादा समझ आएगी। इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर देखिए सेल्फ डॉट नंबर अब मैं लगा देता हूँ कि सेल्फ डॉट नंबर बराबर है रैंडम डॉट रैंड इंट, और रेंज पे दे देता हूँ 1 से लेकर 20 तक मान लीजिए। चलिए अब इसको रन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर प्रिंट जो है प्रिंट या नहीं हो रहा है, तो चलिए इसको एक्सेस करते हैं। जैसे एप्पल डॉट नंबर को हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट से इसको एक्सेस कर लेते हैं नंबर को। चलिए इसको प्रिंट कर देते हैं, तो देखिए 1 हो गया प्रिंट। इसी तरह से प्रिंट करेंगे स्ट्रॉबेरी से, इसको एक्सेस करेंगे स्ट्रॉबेरी ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ये नंबर क्या है, ये नंबर जो है ये इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर चला गया सेल्फ डॉट नंबर। तो क्या स्ट्रॉबेरी के लिए अलग नंबर होगा? देखिए हर किसी के लिए अलग नंबर है। तो ज़रा थोड़ा बहुत जो है ना, अब आप ध्यान दीजिए कि इसका क्या मतलब है, ये नंबर क्यों अलग अलग आ रहे हैं।
इसका मतलब ये है, जब मैंने इनिशियलाइजेशन फंक्शन में सेल्फ डॉट नंबर लिखा तो मैंने ये कहा जो सेल्फ है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट नंबर, यानी ऑब्जेक्ट का एक एट्रीब्यूट है नंबर। और ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि एप्पल है या स्ट्रॉबेरी है, हो सकता है मेरे पास लाख ऑब्जेक्ट हो, मैं कहाँ लिखूंगा लाख ऑब्जेक्ट्स के नाम और फिर उनको डॉट डॉट नंबर कराऊंगा। मैंने सेल्फ डॉट नंबर जब यहाँ पर लिखा तो पाइथन ऑटोमेटिकली समझ गया कि सेल्फ का मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जितनी भी ऑब्जेक्ट है उनका एक एट्रीब्यूट बना दो नंबर के नाम से। तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए अब ये सेल्फ जो है, जो सेल्फ है, ये ऑब्जेक्ट्स को, तमाम ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो नंबर का जो एट्रीब्यूट है, ये तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए अब असाइन हो गया कि तमाम ऑब्जेक्ट्स को एक प्रॉपर्टी दो, नंबर की एक एट्रीब्यूट दे दो, और वो रैंडम नंबर होना चाहिए 1 से लेकर 20 तक। तो यहाँ पर जब मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको कैसे एक्सेस कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एप्पल का नंबर दिखाओ। हालांकि मैंने यहाँ पर एप्पल की कोई प्रॉपर्टी नहीं मेंशन की कि एप्पल की नंबर कोई एट्रीब्यूट है, क्योंकि वो मैंने कहाँ मेंशन किया, वो मैंने लाइन नंबर 5 के अंदर मेंशन किया कि हर किसी ऑब्जेक्ट का, क्योंकि प्रॉपर्टी हम कैसे लिखते हैं, किसी नंबर के एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट नेम लिखकर और उसके बाद एट्रीब्यूट लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे यहाँ पर हाउस 1 का ये लिखना था कि हाउस 1 का साइज़ क्या है, तो पहले मैंने ऑब्जेक्ट नेम मेंशन किया लाइन नंबर 6 में, उसके बाद मैंने एट्रीब्यूट को मेंशन किया। मगर यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा, क्योंकि हो सकता है फ्रूट क्लास में मेरे पास 1 लाख ऑब्जेक्ट हो। आपको बात आ रही है समझ? तो मैं क्या 1 लाख ये बैठने लिखूंगा, 1 लाख ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने बैठूंगा? तो मैंने क्या किया, मैंने 1 लाख ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने के बजाय क्या किया, मैंने सेल्फ लिख दिया ऑब्जेक्ट। और सेल्फ यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ यहाँ पर रेफर करेगा टू एवरी ऑब्जेक्ट, यानी जब सेल्फ डॉट नंबर रन होगा एप्पल के लिए तो वो एप्पल के लिए यूनिक होगा, जब स्ट्रॉबेरी के लिए रन होगा तो वो उसके लिए यूनिक होगा, जब पियर के लिए होगा, जब किसी और ऑब्जेक्ट के लिए होगा तो उसके लिए वो यूनिक होगा। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ एप्पल डॉट नंबर, एप्पल का एट्रीब्यूट कर रहा हूँ नंबर प्रिंट कर रहा हूँ, तो वो अलग आ रहा है, और स्ट्रॉबेरी का भी अलग आ रहा है, यानी ये यूनिक है। आपको बात आ रही है समझ? तो ये सबसे अहम पॉइंट है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको जो है बहुत सारी मुश्किलात आपकी हल हो जाएगी। यानी अगर हम अपने पिछले एग्जाम्पल में अब जाए, जहाँ पर हमने हाउस से क्रिएट किया था, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक क्लास बना रखा है, मैं फिर से आपको हाउस से ही समझाता हूँ। हाउस यहाँ पर जब मैं क्लास बनाऊँगा, अब यहाँ पर इन्फो लिखने के बजाय मैं अगर यहाँ पर इनिट लिख दूँ, और यहाँ पर जो है मान लीजिए मेरे पास जो हाउसेस है, मान लीजिए मेरे पास 10 हाउसेस है, मगर उनके डोर्स होंगे, तो मैं यहाँ पर हाउस डॉट डोर्स जब लिखूँगा, आपको बात आ रही है समझ? तो हाउस डॉट डोर्स लिखने के बजाय मैं क्या करूँगा, मैं ऑब्जेक्ट नेम लिखने के बजाय सेल्फ लिखूँगा कि सेल्फ डॉट डोर्स, यानी हर किसी कोई ऑब्जेक्ट जो भी इसके अंदर जब हाउसेस बनेंगे, जो भी इस क्लास के अंदर अब ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, उनके जो डोर्स होंगे, उन तमाम के डोर्स क्या होंगे, वो बराबर होंगे। मान लीजिए मुझे 10 डोर्स वाले मकान बनाने हैं इस क्लास के अंदर। मान लीजिए हाउस 1 जो है मेरा, उसको मैं क्रिएट कर देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देता हूँ, उसके 10 डोर होंगे। हाउस 2 जब मैं बनाऊँगा उसके भी 10 डोर होंगे। गौर से सुनिएगा। अच्छा, हाउस 3 जो होगा उसके भी 10 डोर होंगे। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इन तमाम के लिए ट्रू होगी। तो यहाँ पर सेल्फ डॉट डोर्स में शॉर्ट में लिखूंगा और वो लिखूंगा भाई 10 के बराबर है। अब जब मैं इसको क्या करूँगा, अब जब मैं इसको कहूँगा कि मुझे हाउस 2 के डोर्स बताओ, उसके डोर्स कितने होंगे, इसको प्रिंट करके मुझे बताओ, तो मुझे हाउस 2 की ये वाले एट्रीब्यूट बताओ, डोर एट्रीब्यूट बताओ कि कितने उसके पास डोर होंगे। तो देखो जब मैं इसको रन करूँगा तो देखो वो कह रहा है 10 होंगे। समझ रहे हो बात को? इसी तरह से मैं इसको कहूँगा कि प्रिंट करो हाउस 3 के डोर्स कितने होंगे, क्योंकि वो मैंने ऊपर हार्ड कोड कर दिया ना। आपको बता रही है समझ? तो मैंने ऊपर वो क्या कर दिया, मैंने वो हार्ड कोड कर दिया कि हाउस 3 के भी डोर्स 10 होंगे। मगर मुसीबत ये है कि अगर हमारा हाउस 4 यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया और हाउस 4 के लिए मुझे ये पता चला कि हाउस 4 जो है उसके डोर्स 10 नहीं है, उसके 8 ही डोर्स है, तो अब क्या मैं करूँगा? अब तो मुसीबत हो गई। तो इसीलिए क्या हम करेंगे, उसके लिए हम एक और तरीका अपनाएंगे। मगर फ़िलहाल मैं फिर से जाता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर, और मैं ये चीज़ें आपको तो क्लियर हो गई होगी
की इनिशियलाइजेशन फंक्शन एग्जीक्यूट होती है जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, और जो सेल्फ है ये रेफ़र करता है टू द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो ये सेल्फ मैंने लिखा ये तमाम इन ऑब्जेक्ट्स के लिए ट्रू होगा जितने भी मैं क्रिएट करूँगा। जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने सेल्फ डॉट डोर्स लिखा, तो जितने भी मैं ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर मैंने क्रिएट किए उनके लिए हार्ड कोड हो गया कि उनके जो डोर्स है वो 10 होंगे, उनका एक एट्रीब्यूट जो है वो फिक्स हो गया। मगर अब देखिए उनके जो विंडोज़ हो गए, मान लीजिए जो हमारे विंडोज़ है अगर वो भी मैं 8 कर दूँ, तो क्या ये प्रैक्टिकल कोडिंग है? यानी कोई भी आदमी ये सोचेगा आपने तो लिख दिया सेल्फ डॉट डोर्स 10 कि हर किसी ऑब्जेक्ट के जो डोर्स होंगे वो 10 होंगे, यानी जितने भी हाउसेस बनेंगे इस क्लास में उनके डोर्स 10 होंगे, जितनी भी विंडोज़ जितने भी हाउस बनेंगे उनके विंडोज़ 8 होंगे। मगर क्या प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है कि हर किसी मकान के सेम नंबर ऑफ़ डोर्स हो, सेम नंबर ऑफ़ विंडोज़ हो? यानी हो सकता है कि हाउस 1 के 9 ही डोर हो सकता है हाउस 2 के 11 डोर हो सकता है किसी के 5 ही डोर हो। तो यह अच्छा तरीका नहीं है। तो इसीलिए क्या हम यहाँ पर करेंगे कि हम यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट, एक और पैरामीटर देंगे, और वो पैरामीटर हम देंगे डोर्स के नाम से और विंडोज़ के नाम से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्फ डॉट डोर्स क्या होगा, सेल्फ डॉट डोर्स होगा बराबर डोर्स के कि वो हर किसी के लिए अलग होगा, और सेल्फ डॉट जो विंडोज़ होगा वो हर किसी के लिए अलग होगा। अब आप कहेंगे किस तरह से अलग होगा? क्योंकि अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस क्लास के अंदर क्रिएट किया जाएगा, देखिए मिसाल के तौर पर हाउस 1 में इसके अंदर क्रिएट करूँगा। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत जो है वो अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी और थोड़ा आंखों से भी काम लेना पड़ेगा। पहले तो आप आंखों से ही काम लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर डेफ जब लिखा उसके बाद मैंने इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर जो है वो एक पैरामीटर नहीं बल्कि मैंने 3 पैरामीटर लगा दिए। अब देखिए सेल्फ को तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ तो हमें पास नहीं करना पड़ता क्योंकि वो तो हम देख चुके हैं। अभी पिछले आधे घंटे से हम वही देख रहे हैं कि सेल्फ को हमें पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर ये जो डोर्स और विंडोज़ है ये क्या हमें पास करना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। खाली सेल्फ को हमें पास नहीं करना पड़ता। तो अब जब हम ऑब्जेक्ट इस क्लास के अंदर क्रिएट करेंगे, अगर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा कि हाउस 1 को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। अब देखिए अब आएगा एरर। अब एरर ये आ रहा है कि जो हाउस है उसमें आपको 2 आर्ग्यूमेंट्स आपने नहीं दिया। आपने ना दो डोर्स का आर्ग्यूमेंट दिया और ना ही विंडोज़ का आर्ग्यूमेंट दिया। यानी मिसाल के तौर पर अगर मेरा जो हाउस है उसके अंदर 10 डोर है और उसके अंदर 15 विंडोज़ है तो मुझे वो मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पहला पैरामीटर क्या है? सेल्फ के बाद डोर्स है, तो डोर्स 10 हो गए और ये हो जाएगा 15। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख लीजिए कि अब एरर नहीं थ्रो कर रहा है, अब एरर नहीं हो रहा है। आपको बात आ रही है समझ? इसी तरह से जब मैं दूसरा हाउस क्रिएट करूँगा हाउस 2, तो उसके कितने डोर्स होंगे अब वो मुझे टेंशन नहीं है। मान लीजिए उसके 8 डोर है और उसकी जो खिड़कियाँ है वो 12 है। अब इसको रन कर देते हैं। आपको आ रही है बात समझ? अब मैं चाहता हूं कि हाउस 1 जो है, हाउस 1 के कितने विंडोज़ है ये मुझे पता चले। तो मैं इस तरह से इसको देखूंगा। पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखूंगा, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट लिखूंगा विंडोज़ की कितनी विंडोज़ है उसकी। तो उसको मैं जब प्रिंट कराऊंगा तो ये आराम से मुझे दे देगा कि जितनी मैंने यहाँ पर सेट की है। कितनी की है मैंने सेट? 15 मैंने कर दिए, तो इसने 15 दिखा दिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने इनिशियलाइजेशन फंक्शन को इस्तेमाल किया। हमने सेल्फ पैरामीटर का इस्तेमाल देखा कि हमने देखा सेल्फ जो है सेल्फ रेफ़र करता है तो द ऑब्जेक्ट जो करंट ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने ये सोचा कि अगर सेल्फ जो है वो रेफ़र करता है टू द करंट ऑब्जेक्ट, फिर तो हमें इससे बहुत आसानी होगी। यानी कहाँ हम देखिए पिछली मिसाल में हम कहाँ क्या हम कर रहे थे? पहले हम क्लास क्रिएट कर रहे थे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स को बना रहे थे, उसके बाद हम हर कोई एट्रीब्यूट जो है वो अलग से लिख रहे थे। और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे होते तो हर किसी के लिए अलग अलग से वही एट्रीब्यूट बार बार लिखना पड़ता था। जैसे हाउस 1 का साइज़ है, नहीं हाउस 1 का कलर है और हाउस 2 का भी कलर है। देखिए यहाँ पर अलग से लिखना पड़ा, वहाँ पर अलग से लिखना पड़ा। अब देखिए अब कितनी आसानी हो गई। यहाँ देखिए यहाँ कितनी आसानी हो गई। हमने क्या कर दिया? हमने इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर क्या कर दिया? हमने 2 पैरामीटर बना दिए। तो देखिए इनिट फंक्शन का एक और कमाल, सेल्फ के अलावा आप चाहे जितने भी पैरामीटर बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो 50 पैरामीटर यहाँ पर रख सकते हैं और वो 50 पैरामीटर आपके हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू होंगे। इसीलिए जब आप जाएंगे W3 स्कूल्स की वेबसाइट में और आप वहाँ पर देखेंगे कि वो आपको क्या कह रहा है, W3 स्कूल्स वाला आपको कह रहा है कि यूज़ द इनिट फंक्शन टू असाइन वैल्यूज़ टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के वैल्यू कहाँ असाइन करो? इनिट फंक्शन के अंदर कर दो। ऑब्जेक्ट्स के जो भी एट्रीब्यूट है वो कहाँ असाइन कर दो? वो इनिट फंक्शन के अंदर असाइन कर दो। क्यों बार बार अपने आप को
सर दर्द उठा रहे हो, जिस तरह यहाँ अपने आप को सर दर्द उठाया, हाउस 1 का कलर अलग से लिखा, हाउस 1 का साइज़ अलग से लिखा, फिर हाउस 2 का अलग से लिखा कलर, उसके डोर्स अलग से लिखे। इस चक्कर में मत पड़ो, इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर ही असाइन कर दो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ या जितनी भी चीज़ तुम्हें नेसेसरी है, जो हमने यहाँ कर दिया। हमने कहा कि एक तो डोर्स होते हैं, विंडोज़ होते हैं, लगा दो। डोर और विंडोज़ दोनों जो है वो दोनों एट्रीब्यूट्स क्या कर दो, हर किसी ऑब्जेक्ट के लगा दो इनिशियलाइजेशन के अंदर ही। और सेल्फ डॉट डोर्स को हमने क्या कर दिया, बराबर डोर्स के बराबर कर दिया, और सेल्फ डॉट विंडोज़ को हमने बराबर कर दिया विंडोज़ के। तो यहाँ पर सेल्फ डॉट डोर्स का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट डॉट डोर्स, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा उसके डोर्स कर देना बराबर डोर्स के। अब आप कहेंगे वो डोर्स क्या होगा, तो वो डोर्स कौन डिसाइड करेगा, वो डोर्स खुद आप डिसाइड करेंगे आर्ग्यूमेंट में। जैसे मिसाल के तौर पर फिर से मैं हाउसेस को यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। मिसाल के तौर पर हाउस 1 है, तो हाउस 1 जब मैं क्रिएट करूँगा ऑब्जेक्ट, तो उसके कितने डोर्स होंगे, मान लीजिए उसके 4 डोर है। अच्छा, विंडोज़ कितनी है उसकी, 8 है। तो देखिए ये खुद आप डिसाइड करेंगे, आप एज एन आर्ग्यूमेंट देंगे। अब बार बार आपको जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह यहाँ पर आपने किया था कि हाउस 1 के डोर कितने हैं, हाउस 1 के विंडो कितने हैं। देखिए कितनी आसानी आपके कोड में पैदा हो गई इनिशियलाइजेशन फंक्शन और सेल्फ पैरामीटर की मदद से। तो आपको आ रही है बात समझ। तो मुझे लगता है आज इतना जो है वो काफ़ी है, इतना आप फ़िलहाल सीख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो इसको प्रैक्टिस करेंगे। बस जाते जाते एक छोटी सी एग्जांपल मैं आखिरी आपको एक एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा, उससे जो है आपको पूरा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं क्लास क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं फ्रूट के नाम से क्लास क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो फ्रूट है इसके अंदर भी हम इनिशियलाइजेशन फंक्शन को जो है वो दाखिल करेंगे। क्या इनिशियलाइजेशन फंक्शन को दाखिल करना हर किसी क्लास में ज़रूरी है? नहीं है, वो हमने देखा, क्योंकि पहले वीडियो में हमने कोई इनिट फंक्शन इस्तेमाल नहीं की, मगर वहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किए और बाज़ात से उनके एट्रीब्यूट भी मेंशन किए। देखिए आपको बात आ रही है समझ। तो यहाँ पर हमने इसको जो है इस फंक्शन को इस्तेमाल कर दिया, इनिशियलाइजेशन फंक्शन को। अब क्या हम करेंगे इनिशियलाइजेशन फंक्शन को, क्या हाँ यहाँ पर जो भी हम फ्रूट क्रिएट करेंगे तो हमारे फ्रूट का क्या होगा, कलर। तो हम कर देंगे जो हमारे ऑब्जेक्ट होंगे उनका एक एट्रीब्यूट रख देना कलर के नाम से, और वो कलर ही रखना। अब देखिए यहाँ पर क्या आपको दिक्कत आ सकती है। देखिए ये यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा है इसको, अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्यों अंडरलाइन कर रहा है। इसी तरह से सेल्फ डॉट क्या रखना, टेस्ट कैसा है फ्रूट का, तो वो रख देना टेस्ट के बराबर। अभी समझाता हूँ ये अंडरलाइन क्यों आ रहा है। इसी तरह से फ्रूट के अंदर और क्या होता है, सेल्फ डॉट टेस्ट कलर, और क्या होता है फ्रूट का, फ्रूट का और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, मगर फ़िलहाल अलग अलग क्या एट्रीब्यूट होगा यार। चलो वेट रख देते हैं कि वेट रख देना वेट के बराबर, यानी वो खुद देगा पैरामीटर। इसका मतलब ये है कि वो खुद देगा, यूज़र जो उसको लिखेगा ऑब्जेक्ट को असाइन करेगा वो उसके साथ साथ ही वो प्रॉपर्टीज़ देगा। तो यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो कलर है वो स्ट्रिंग होगी, इसलिए क्या रहा है इसको एज ए स्ट्रिंग दो। तो जब मैंने यहाँ पर आप देख सकते कोट्स लगाए तो ये खुद ब खुद इसके जो ये अंडरलाइन कर रहा था इनको, इसने अंडरलाइन को जो है वो ख़त्म कर दिया। अब देखिए अब मैंने यहाँ पर मान लीजिए मैंने एप्पल नामी एक ऑब्जेक्ट बना दिया क्लास फ्रूट में, तो इसके मुझे कितने एट्रीब्यूट लिखने पड़ेंगे। अब देखिए एरर क्यों आ रहा था, अबे यार ये इसलिए एरर नहीं आ रहा था, मैंने ऊपर पैरामीटर ही नहीं लिखे थे, क्योंकि वो पैरामीटर कैसे देंगे, वो देंगे ना उसी के अंदर देंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी ब्लंडर हो गई कि मैंने कलर नहीं लिखा था, टेस्ट नहीं लिखा था और वेट को मेंशन नहीं किया था। तो 3 यहाँ पर एट्रीब्यूट जो है वो देने पड़ेंगे। अगर मैं इस तरह से लिखूँगा ना स्ट्रिंग्स में, तो देखिए क्या होगा, मुझे यहाँ पर आर्गुमेंट तो ही देना पड़ेगा मगर उन्हें मुझे नेसेसरली देना पड़ेगा स्ट्रिंग। जैसे मैं यहाँ पर रेड दूंगा कि उसका कलर, एप्पल का कलर रेड है, उसका टेस्ट जो है वो स्वीट है, और उसका जो वेट है वो मान लीजिए 200 ग्राम है। तो इसको जब मैं रन करूँगा तो आप देख लीजिए एप्पल नेम एरर, नेम रेड इज़ नॉट डिफाइंड, कि ये रेड जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है, इसकी वजह या तो कोड्स हो सकती है इसके अंदर ही, क्योंकि ये हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं। तो अब इसको रन कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये इसको हमें प्रिंट कराना पड़ेगा, प्रिंट
एप्पल डॉट वेट हम कराते हैं प्रिंट। इसी तरह से हम प्रिंट एप्पल डॉट कलर प्रिंट कराते हैं। इसी तरह से हम प्रिंट कराते हैं एप्पल डॉट टेस्ट। तो ये 3 एट्रीब्यूट हम प्रिंट कराएंगे। इसको प्रिंट कर देते हैं और देखिए यहाँ पर क्या आया कि एप्पल डॉट वेट आया वेट। हालांकि यहाँ पर हमने वेट क्या दिया है इसका, तो ये गड़बड़ कहाँ से हुई, यहाँ से हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें वेरिएबल देने, और वेरिएबल जो है वो कोट्स में नहीं होते। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए हमने क्या किया, फिर से देखिए ये गलती, देखिए ये गलती हुई, मगर इससे भी आपको ही फ़ायदा होगा। हालांकि ये मैंने कोड में गलती कर दी, मगर इससे जो है अलग से मुझे फिर आपको ये समझाना था कि इसमें क्या चक्कर है। देखिए जब मैंने डिफ़ाइन किया इनिट फंक्शन को, तो उसमें मैंने जो है वो 3 पैरामीटर और डाल दिए सेल्फ के अलावा, कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो 3 पैरामीटर देने पड़ेंगे, कलर देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा और वेट देना पड़ेगा। अब जब सेल्फ डॉट कलर जो है ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम कलर को पास करेंगे तो वो कलर ही जाएगा। मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग में इसको रख दिया। टेस्ट कर दिया तो टेस्ट ही जाएगा, वेट कर दिया तो वेट ही जाएगा। अब जब मैं इसको लिख रहा हूँ, अब जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो मैंने यहाँ पर कलर की जगह रेड लिख दिया, टेस्ट की जगह स्वीट लिख दिया और वेट की जगह जो है वो 200 लिख दिया। मगर जब मैंने इनको प्रिंट किया कि इसका वेट एट्रीब्यूट करो, कलर एट्रीब्यूट दिखाओ, टेस्ट एट्रीब्यूट दिखाओ, तो इससे दिखा दिया वेट, कलर और टेस्ट। क्यों दिखाया? क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल्स नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये हार्ड कोड हो गए हैं, ये स्ट्रिंग यहाँ पर हो गई है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर देखिए हार्ड कोड का मतलब क्या है, जिस तरह हमने अभी हार्ड कोड किया था कुछ मिनट पहले। क्योंकि जब भी नंबर यानी जब आप डेटा टाइप को देंगे ना तो वो हार्ड कोड हो जाएगा। देखिए मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इसको 56 दूंगा, इसको 76 दूंगा और इसको जो है वो 86 दूंगा। चलिए इसको रन कर दीजिए। देखिए ये हार्ड कोड हो गया। अब चाहे मैं कुछ भी यहाँ पर पैरामीटर्स में दे दूँ, ये हार्ड कोड हो गया, ये चेंज नहीं होगा। इसलिए हार्ड कोड ना हो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, उसके लिए हमें वेरिएबल देना पड़ेगा। देखिए ये है वेरिएबल जो कोड्स में नहीं है और ना ही कोई नंबर है, तो ये खुद ब खुद वेरिएबल है। आपको बात आ रही है समझ? तो यहाँ पर हमें टेस्ट लिखना था और यहाँ पर हमें जो है वो कलर ही लिखना था। अब देखिए अब इसको रन करेंगे ना तो बिल्कुल यही आएंगे, रेड स्वीट और ये आएगा। देखिए क्या आया, पहले वेट आया, फिर हमने कलर प्रिंट कराया तो कलर आया, अब हमने टेस्ट प्रिंट कराया तो स्वीट आया। अब जितने भी ऑब्जेक्ट इस क्लास के अंदर क्रिएट होंगे, जैसे मिसाल के तौर पर एक और यहाँ पर क्रिएट होगा, स्ट्रॉबेरी क्रिएट होगा, तो स्ट्रॉबेरी के 3 आपको जो है वो देने पड़ेंगे। अरे भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ, पहले इसको ऑब्जेक्ट तो बना लूँ। स्ट्रॉबेरी बराबर है फ्रूट क्लास के। अब इसके जो है वो देने पड़ेंगे 3 पैरामीटर। देखिए खुद भी ये दिखा रहा है रैपलेट कि कलर, टेस्ट और वेट देना है। तो कलर में यहाँ पर क्या दूंगा, कलर में दूंगा रेड, कामा टेस्ट में क्या दूंगा, सौर, और इसी तरह से वेट क्या मैं दूंगा, मान लीजिए 10 ग्राम की हमारी स्ट्रॉबेरी है। अब यहाँ पर रेड लाइन क्यों आ रही है? क्योंकि रेड जो है, रेड एक स्ट्रिंग है। तो जब आप पैरामीटर्स को पास करेंगे तो आर्ग्यूमेंट्स देते वक्त आपको जो है वो डेटा टाइप का ख्याल रखना है कि आप कौन सा डेटा टाइप दे रहे हैं। क्योंकि रेड जो है वो स्ट्रिंग है, इसलिए इसको कोट्स में रखना पड़ा। सौर भी जो है वो स्ट्रिंग है तो इसको कोट्स में रखना पड़ेगा। और 10 जो है ये नंबर है तो इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। अब जब इसको देखिए हमने रन किया तो अब ये खाली एप्पल की कहानी बता रहा है। अब हमें स्ट्रॉबेरी के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना पड़ेगा। स्ट्रॉबेरी का टेस्ट एक्सेस कर लेते हैं। प्रिंट स्ट्रॉबेरी डॉट टेस्ट की स्ट्रॉबेरी ऑब्जेक्ट का टेस्ट एट्रीब्यूट बताओ क्या है। तो जब इसको रन किया जाएगा तो देखिए इसने सौर लिख दिया चौथे लाइन में। इसको मैं मिटा देता हूँ, इससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए हमने खाली यहाँ पर एक्सेस किया स्ट्रॉबेरी डॉट टेस्ट, तो यहाँ पर आ गया। इसका जो टेस्ट है वो सौर है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे ना तो आपको यहाँ पर एक और प्रॉब्लम पता चल रही होगी कि जब भी हम अब इन ऑब्जेक्ट्स को मेंशन कर रहे हैं, जितने भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उनके जब हमें एट्रीब्यूट्स एक्सेस करने पड़ रहे हैं तो उनको हमें जो है वो एक्सेस करना पड़ रहा है अलग अलग से। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एप्पल क्रिएट कर दिया, फ्रूट कर दिया। फ्रूट मैंने पहले क्लास का नेम मेंशन किया, उसके बाद मैंने जो है वो उसके ऑब्जेक्ट के जो है वो पैरामीटर्स दे दिए, उसका कलर दे दिया, उसका टेस्ट दे दिया, उसका वेट दे दिया। तो ये तो उसके एट्रीब्यूट सेट हो गए। यानी अब हमें वो
ये कहानी नहीं लिखनी पड़ रही है जो हमें पहले लिखनी पड़ रही थी अलग अलग से। मगर अब यहाँ पर एक और परेशानी ये है कि जब हमें इनको एक्सेस करना पड़ रहा है, जैसे मुझे स्ट्रॉबेरी के ये 3 एट्रीब्यूट एक्सेस करने हैं, इसका कलर एक्सेस करना है, इसका टेस्ट एक्सेस करना है, इसका नंबर, तो मुझे 3 लाइनें लिखनी पड़ेगी कोड की। जैसे स्ट्रॉबेरी डॉट कलर है, आपको बता रही है समझ। तो इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, पेस्ट कर देता हूँ दोनों जगह पे। तो स्ट्रॉबेरी का कलर है, स्ट्रॉबेरी का टेस्ट है, इसी तरह से स्ट्रॉबेरी का जो है वो वेट है। तो मुझे 3 लाइनें कोड की लिखनी पड़ी। तो प्रिंट इनको करना पड़ा। देखिए प्रिंट इनको जब करेंगे तो अलग अलग से इनको जो है वो प्रिंट करना पड़ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करेंगे, ये इसका भी हल है पाइथन के अंदर। पाइथन के डेवलपर्स ने इसका भी हल दे दिया है आपको, और इसके लिए हम करेंगे इस्तेमाल मेथड्स को। क्योंकि पिछली बार मैंने आपको क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट्स के 2 चीज़ें होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। तो अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे मेथड्स के बारे में। तब तक जो है हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, और हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कीजिए इंटरमीडिएट कोर्स की। और अगर आपने नॉन प्रोग्रामर कोर्स नहीं देखा पाइथन का तो उसको भी एक्सेस कर लीजिए। बहुत शुक्रिया आप सबका।